नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस प्रेप पर। आज की तारीख है 3 सितंबर 2020 और आज का हम डेली 30 डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के डेली 30 में विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। कंप्लीट ही आज नहीं होगा, आगे भी हमको इसको डिस्कस करना पड़ेगा और साथ में 10 करंट अफेयर के प्रश्नों को देखेंगे। तो 20 और 10 30 प्रश्नों को हम देखेंगे रोज की तरह डेली 30 में। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला जो प्रश्न है, नाइजर नदी के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। नाइजर नदी जो है नाइजीरिया में ये तटीय डेल्टा बनाती है, बिल्कुल सही है। और ये नदी पाम आयल को ले जाने हेतु जलीय मार्ग उपलब्ध कराती है, ये भी सही है। और तीसरा है, इसके मुहाने पर नाइजीरिया का हारकोट बंदरगाह अवस्थित है। हारकोट बंदरगाह ये कहां पर है? नाइजीरिया में है और इसी के मुहाने पर स्थित है। ये सभी बातें इसके बारे में उपयुक्त सभी सही हैं, ठीक है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाइजर नदी गिनी, माली, नाइजर, बेनिन और नाइजीरिया से होकर बहती है। इसका जो उद्गम है ये गिनी की उच्च भूमि है, मुहाना गिनी की खाड़ी है, यानी कि गिनी की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। और नाइजीरिया में ये माली में अंतः स्थलीय डेल्टा ये बनाती है और नाइजीरिया में तटीय डेल्टा ये बनाती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए, माली में अंतः स्थलीय डेल्टा और नाइजीरिया में तटीय डेल्टा बनाती है। बाकी पाम आयल से भी ये रिलेटेड है। अगला जो प्रश्न है, ऑरेंज नदी की सहायक नदी है। ऑरेंज नदी की सहायक नदी, ऑरेंज नदी जो है दक्षिण अफ्रीका, लेसोथो, नामीबिया इन देशों में बहती है और डेकन्सवर्ग पर्वत से ये निकलती है। मुहाना इसका अटलांटिक महासागर है और अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। और इसकी जो सहायक नदी है इसमें से वाल नदी इसकी सहायक है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाम्बेबी नदी जाम्बिया व जिम्बाब्वे की प्राकृतिक सीमा बनाती है। नेचुरल बाउंड्री बनाती है जाम्बिया और जिम्बाब्वे की, ये बात कही जा रही है। पहला स्टेटमेंट यह है। और इस नदी पर करीबा बांध का निर्माण किया गया है तथा इससे निर्मित जलाशय को करीबा झील कहते हैं, करीबा लेक कहते हैं। तो दोनों की दोनों बातें सही हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, बोत्सवाना, नामीबिया, यहां पर यह नदी बहती है, जाम्बेजी नदी। अगला जो प्रश्न है, कांगो जिसको जायरे के नाम से भी जाना जाता है, यह नदी बेसिन के विस्तृत रेखीय क्षेत्र में विश्व की सबसे छोटे कद वाली प्रजाति पिग्मी रहती है। यानी कि जो कांगो नदी है, कांगो नदी का जो बेसिन है वहां पर पिग्मी जनजाति के लोग रहते हैं, बिल्कुल सही है। विस्तृत रेखीय क्षेत्र में कांगो नदी जहां बहती है वहां पे पिग्मी रहते हैं, बस इतनी बात आपको समझनी है, याद रखनी है। कसई नदी बेसिन सफेद सारस के लिए प्रसिद्ध है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर एक कसई नदी है, कसई और उबांगी इसकी सहायक नदी है। किसकी? कांगो या जायरे की। और कसई नदी बेसिन डायमंड रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है, न कि सफेद सारस के लिए। सफेद सारस पता नहीं क्यों यहां से आ गया, ठीक है ना। यहां पर क्या है? डायमंड के लिए, डायमंड के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती है? कौन सी ऐसी नदी है? तो ये कांगो या जायरे नदी है, उसी को कहते हैं। एक ही नदी के 2 नाम हैं। और कांगो गणराज्य, कांगो अंगोला, यहां से ये बहती है। अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसके तट पर कांगो गणराज्य की राजधानी किंशासा और कांगो की राजधानी ब्राज़ाविले, ब्राज़ाविले और किंशासा ये दोनों अवस्थित हैं। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील नदी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नील नदी के बारे में पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि संसार की सबसे लंबी नदी है नील नदी, सही है। और इसकी कई सहायक नदियां हैं जिसमें श्वेत नील और नीली नील है, ये भी सही है। मिस्र की प्राचीन सभ्यता का विकास इसी नदी के किनारे, इसी नदी की घाटी में हुआ था, ये भी सही है। और इसी नदी पर करीबा बांध बनाया गया। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आश्वन बांध इस पर है, करीबा बांध इस पर नहीं है। करीबा बांध किस पर है ये आप बताएंगे कमेंट करके, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। आसवन बांध दिया जाएगा तो वो नील नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत या चीन में यारलुंग सांगपो तथा बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो पहला बिल्कुल सही है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में बहती है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अरबरी में गड़बड़ी हो जाती है, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी चीन में बहती है, भारत में बहती है, बांग्लादेश में बहती है, देखिए पाकिस्तान लिखा है। अगर ये आपके पढ़ने से छूट गया तो ये तुरंत आतंकवादी विस्फोट करेगा और आपका क्वेश्चन गलत करा देगा। तो दूसरा गलत, पहला सही। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चीन, भारत, बांग्लादेश और चेम युंगडुंग ग्लेशियर है, चेम युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है।
दिबांग व लोहित इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, और बांग्लादेश में तिस्ता नदी इससे मिलती है। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओब की खाड़ी दुनिया की सबसे लंबी एस्चुरी मानी जाती है। ओब की खाड़ी, ठीक है ना। तो ओब की खाड़ी ध्यान रखिएगा सबसे लंबी एस्चुरी है, उत्तर एशिया के पश्चिमी साइबेरिया क्षेत्र की एक नदी है ओब नदी, वही बनाती है इसको, और दुनिया की 7वीं सबसे लंबी नदी है, ये याद रखना उतना जरूरी नहीं है। और चीन की यांगत्से नदी और पीली नदी, वांगहो जिसको कहते हैं, पीली नदी को वांगहो के नाम से जाना जाता है, और यांगत्से नदी भी चीन में बहती है। इसके बाद ओब इर्तिस नदी एशिया की, ओब इर्तिस, ये दोनों मिलाकर दो नदियों का नाम है। ओब इर्तिस नदी एशिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। तो ये दोनों बातें सही हैं। कभी कभी ऐसे झिलाऊ प्रश्न तब पूछे जाते हैं जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनाए जाते हैं और खास करके ऑप्शनल पेपर से उठाकर रख दिया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीना नदी किस देश से संबंधित है। लीना नदी जो है ये रूस से संबंधित है, उत्तरी एशिया के पूर्वी साइबेरिया क्षेत्र की नदी है, और एनिसे नदी और ओब नदी के साथ ये आर्कटिक सागर में बहने वाली तीसरी महान साइबेरियाई नदी मानी जाती है। और ये जो नदी है ये पूरी तरीके से रूस के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो लीना नदी ये कहां से संबंधित है, इसका नाम आपको लीना भी मिलेगा, लेना और नीला, लीना दोनों मिलता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रसिया। अगला प्रश्न है, जॉर्डन नदी निम्नलिखित में से किस में समाहित होती है। तो जॉर्डन नदी मृत सागर में जाकर गिरती है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। पश्चिम एशिया की ये 251 किलोमीटर लंबी नदी है। ऐतिहासिक रूप से यह नदी मृत सागर में संगम करती है, और इस समय देखा जाए तो इसराइल की पूर्वी सीमा का यह निर्माण भी करती है। और जॉन बैप्टिस्ट, ईसाई परंपरा में देखा जाए तो जॉन बैप्टिस्ट ने इसी नदी में ईसा की बपतिस्मा करी थी, मतलब जो बपतिस्मा होती है, तो ईसा की बपतिस्मा इसमें किया था, ये उनका अपना कुछ होगा। बस इतना जानिए कि ये जॉर्डन नदी जो है ये मृत सागर में जाकर गिरती है, इतना ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, मेकांग विश्व की प्रमुख नदियों में से है जो तिब्बत से शुरू होकर चीन के यूनान प्रांत, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस तथा कंबोडिया से होकर बहती है, मेकांग नदी। इसके बारे में ये स्टेटमेंट जो है ध्यान रखिएगा, चीन की यूनान प्रांत से शुरू होती है, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस तथा कंबोडिया में होकर बहती है, बिल्कुल सही है। और दूसरा है, मेकांग बेसिन विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला बेसिन है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेजोन नदी का जो बेसिन है वो सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला बेसिन है, क्लास में हमने डिस्कस किया है इसको। उसके बाद इसका स्थान आता है मेकांग बेसिन का, तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट अगले प्रश्न का, साल्वीन नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। साल्वीन नदी, क्या ये सही है। साल्वीन नदी म्यांमार की प्रमुख नदी है, तिब्बत के पठार से निकलती है, और इस नदी को चीन में संगपो के नाम से जाना जाता है। ये जो नदी है साल्वीन नदी, ये म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, और यूनान प्रांत जो चीन का है वहां से शुरू होती है, और इस नदी को चीन में नूजी आंग के नाम से जाना जाता है, और बर्मा में थानल बीन के नाम से, थानल बीन, और चीन में नूजी आंग। यहाँ पे सांगपो दिया है, तो सांगपो तो ये ब्रह्मपुत्र वाला नाम है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर दिया होता नूजी आंग तो सही होता। बर्मा में थानल बीन और थाईलैंड में सालबीन के नाम से इसको जाना जाता है, तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इरावती नदी म्यांमार की प्रमुख नदी है, पहला स्टेटमेंट, और दूसरा है, इसी नदी के तट पर वुहान शहर स्थित है। इरावती नदी म्यांमार की प्रमुख नदी है, और वुहान शहर कहाँ है। वुहान शहर तो चाइना में है, जहां से कोरोना फैला था, तो यहां पर कैसे स्थित हो जाएगा, तो दूसरा गलत है, पहला सही है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और यहां पर मैं बताना चाहता हूं, इरावती नदी के तट पर, अंडमान सागर में आकर गिरती है, लेकिन इसके तट पर यांगून शहर स्थित है। कौन सा शहर, यांगून, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। एशिया की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछी जाए तो यांग आप टिक कर दीजिएगा, और चीन से संबंधित ये नदी है, चीन देश में बहती है, पूर्वी चीन सागर में जाकर गिरती है, एशिया की सबसे लंबी नदी है। संघाई और वुहान शहर, वुहान जहां से कोरोना फैला था, यांग नदी के तट पर ही स्थित है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हांगहो या हांगहे या हांगहा, ये तीन नाम है, वांगहो, हांगहे, हांगहा। इसको पीली नदी भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और चीन की सबसे लंबी नदी है, ये गलत है, अभी हमने बताया आपको कौन सी नदी सबसे लंबी है, ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा। चीन में यांत्सिकी नदी के बाद दूसरी लंबी नदी है, यांत्सिकी नदी सबसे लंबी है, और ये दूसरी सबसे लंबी नदी है कौन सी, पीली नदी या हांगो नदी या हांगा नदी या हांगे नदी, जो भी कहिए इसको, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पीली नदी चीन का शोक कहलाती है और यह अत्यधिक मात्रा में सिल्ट का निक्षेप करती है। दोनों की दोनों बातें सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कुल्लून पर्वत से निकलती है पोहाई की खाड़ी, और पोहाई की खाड़ी पीत सागर जो एलओसी है ना उसमें पड़ती है, तो पोहाई की खाड़ी में जाकर गिरती है, कटाव करती है, बाढ़ लाती है, और इसके लिए ये चीन का शोक कहलाती है। जो भी नदी ऐसा कार्य करेगी वो शोक ही कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिग्रिस नदी एवं यूफ्रेटस नदी का संबंध किस देश से है? तो टिग्रिस और यूफ्रेटस जो नदी है ये तुर्की, इराक, सीरिया, ये तीनों देशों से संबंधित है। इसके लिए उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। ये बेसिन खजूर उत्पादन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टिग्रिस नदी और यूफ्रेटिस नदी का बेसिन है वहां पे खजूर उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है, और इन नदियों को क्रमशः दजला और फरात के नाम से भी जाना जाता है। जो टिग्रिस नदी है इसको दजला कहा जाता है, और जो यूफ्रेटस नदी है इसको फरात कहा जाता है, फरात। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाओ फ्राया नदी म्यांमार की प्रमुख नदी है, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा है चाओ फ्राया नदी का बेसिन चावल उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। चाओ फ्राया नदी थाईलैंड की प्रमुख नदी है, म्यांमार की नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और दूसरा है चावल उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये बिल्कुल सही है। थाईलैंड की जो राजधानी बैंकॉक है, बैंकॉक जो है, बैंकॉक, बैंकॉक नहीं, बैंकॉक, बताइए मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, बहुत सारे लोग जाने का सपना वहां पर सजो चुके हैं। तो बैंकॉक जो है, बैंकॉक इसी नदी के तट पर स्थित है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है ना। चाओ फ्राया नदी थाईलैंड की प्रमुख नदी है, ठीक है, गिरती है थाईलैंड की खाड़ी में। अगला जो प्रश्न है, सरदरिया या सिरदरिया मध्य एशिया की एक छोटी नदी है, ठीक है, और सिरदरिया तियानसान पर्वतों के दो झरनों से उत्पन्न होती है। सरदरिया मध्य एशिया की एक बड़ी नदी है, छोटी नदी नहीं है, ये बड़ी नदी है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और सिरदरिया तियानसान पर्वतों के दो झरनों से उत्पन्न होती है, ये बात बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट सही है ना। 2212 किलोमीटर लंबी नदी है, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, किर तज उज कज, ये याद रखिएगा, यहां से बहती है। और सिर दरिया तियानसान पर्वतों के दो झरनों से उत्पन्न होती है, पहला नारीन नदी है और दूसरा कारा दरिया है ना। और इन दोनों का जो विलय है उज्बेकिस्तान के फरगना में होता है, और वहां से ये सिरदरिया के नाम से जानी जाती है। इस तरीके से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, आमूदरिया नदी का संबंध किस देश से नहीं है? यानी कि 4 देश दिए, उनमें से 3 से है, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान। तो अफगानिस्तान और तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से है, पाकिस्तान में आमूदरिया नहीं बहती है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आमूदरिया पामीर पर्वतमाला में स्थित जोरकुल सरोवर है, वहां से शुरू होती है। जोरकुल सरोवर कहां से शुरू होती है? जोरकुल, आज पेन कुछ ज्यादा मोटी है, तो जोरकुल सरोवर है, वहां से ये शुरू होती है, वहां से निकलती है, और वाखान नदी में फिर ये संगम करती है, वहां पे मिल जाती है, उसकी सहायक है। और इसके विलय से जो नदी बनती है फिर वो पंज नदी बनती है। कौन सी नदी? पंज नदी बनती है, जब ये विलय हो जाती है किसमें? ये जब विलय होती है वाखान में, ध्यान रखिएगा। चलिए करंट अफेयर के प्रश्नों को हम डिस्कस करते हैं। करंट अफेयर के प्रश्नों को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरओ एआरओ में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान लगभग उम्मीद है कि हो सकता है। मैंने इस पर चर्चा भी की थी, लेकिन बहुत सारे मैसेजेस आने लगे और लोग पता नहीं क्या क्या बोलने लगे। खैर कमेंट भी बड़े गंदे उसमें आ रहे थे, कमेंट मैंने बंद किया है। उसको मैं चाह रहा हूँ कि वो ऐसा कोई इस पे अपने प्लेटफॉर्म पर कोई गाली गलौच ना हो, तो उसको मैं कट किए दे रहा हूँ। और बाकी चीजें आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो भी हो, नेगेटिव मार्किंग हो या कैसे भी एग्जाम हो, नेगेटिव मार्किंग की उम्मीद ज्यादा है, तो आप, और 13 गुना, तो आप अपने को तैयार रखिए। जो होगा सबके लिए होगा। आप कोई इतनी जल्दी हंगामा खड़ा करके या ऐसा कुछ करके अगर कोशिश कर रहे हैं कि आप उससे बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आप क्या करेंगे? आप अपनी तैयारी करेंगे, ठीक है ना। करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। टाइम्स ऑफ हायर एजुकेशन में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 सॉरी 2021 2021 नहीं 2021 में सबसे ऊपर कौन है? टाइम्स हायर एजुकेशन में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड टॉप पे है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और भारत की सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी दुनिया के 400 जो टॉप इंस्टीट्यूट है उसमें जगह बना पाए हैं। और इंस्टीट्यूट इसमें जो पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलोर, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़, यही 2 है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और ये 4, मतलब 400 में, ऐसा 100 में भी नहीं, टॉप 400 में जगह बनाने में सफल हुए हैं। स्थिति खराब है। अगला जो प्रश्न है, विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इंसीड बिजनेस स्कूल द्वारा संकलित वैश्विक नवाचार सूचकांक में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है?
वैश्विक नवाचार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वीपो, कार्नेल यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट बिजनेस स्कूल, इन तीनों लोगों के द्वारा मिलकर, तीनों संस्थाओं के द्वारा मिलकर जारी किया जाता है। और ये जो सूचकांक है इसमें प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भारत का इसमें 48वां स्थान रहा है, 48 है ना, 48वां स्थान भारत का इसमें रहा है, स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर, दोनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, हाल ही में जारी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगार व्यक्तियों द्वारा सबसे ज्यादा आत्महत्याएं उत्तर प्रदेश में की गई। क्या पहला स्टेटमेंट सही है? उत्तर प्रदेश में की गई हैं? पहला गलत है, क्योंकि सबसे ज्यादा आत्महत्याएं केरल में की गई हैं बेरोजगारी के कारण, तो पहला गलत हो गया। ये जो रिपोर्ट जारी की गई है एनसीआरबी के द्वारा जारी की गई है। और दूसरा है कि व्यावसायिक गतिविधियों में लगे हुए व्यक्तियों में से सर्वाधिक आत्महत्याएं महाराष्ट्र में हुई। तो जो व्यावसायिक गतिविधियों में लगे लोग हैं उनमें महाराष्ट्र में हुई, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमिक कैपिटल है। तो दूसरा सही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, आत्महत्याओं तथा दुर्घटनावश हुई मौतों पर एनसीआरबी की रिपोर्ट के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ये भी रिपोर्ट पर ही प्रश्न बना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्यावसायिक गतिविधियों पे जो प्रश्न पूछा गया था उसमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक में आत्महत्याएं हुई हैं। और बेरोजगारों की बात करें अगर तो सबसे ज्यादा केरल में, फिर सेकंड पे महाराष्ट्र है, ठीक है ना, फिर तमिलनाडु और फिर कर्नाटक। केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये बेरोजगार का क्रम है आत्महत्याओं का। और जो व्यवसायिक गतिविधि में लोग लगे हैं उनमें महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये दोनों में क्रम ये ठीक है, लेकिन वहां पर केरल फर्स्ट आ गया है जब बात हो रही है बेरोजगारों की। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई है इसमें आत्महत्या और दुर्घटनावश जो हुई मौतें हैं उनके बारे में जो कथन दिए हैं आपको बताना है। देश भर में, पहला स्टेटमेंट है कि देश भर में पिछले वर्ष 2018 के आंकड़ों की तुलना में आत्महत्याओं तथा दुर्घटनावश हुई मौतों की संख्या में कमी हुई है। क्या ये पहला स्टेटमेंट सही है ना? क्या ये सही हो सकता है? मौतों की संख्या में कमी नहीं हुई है, ये वृद्धि हुई है। ज्यादा उम्मीद यही रहती है कि वृद्धि हुई है। दूसरा स्टेटमेंट है, देश में आत्महत्याओं की संख्या 1,34,516 से बढ़कर 1,39,123 हो गई। सही है। कुल आत्महत्याओं में से सर्वाधिक आत्महत्याएं दैनिक वेतनभोगी पुरुषों के द्वारा की गई हैं, 29,092 इनकी संख्या है, ये भी सही है। तो पहला गलत है और दूसरा तीसरा सही है, इसलिए उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 फीफा विश्व कप की मेजबानी का अवसर किस देश को मिला है? यानी कि मेजबानी कौन करेगा फीफा की? तो ये करेगा कतर। पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और कतर ने व्यापक रूप से श्रम सुधारों की शुरुआत की है और विश्व कप आयोजन हेतु विशाल निर्माण कार्यक्रम का आरंभ किया है, जिसमें बड़ी संख्या में विदेशी श्रमिकों की भी नियुक्ति की जाएगी, ठीक है ना। वहां पर एक सिस्टम चलता है कफाला सिस्टम। कफाला सिस्टम एक पद्धति है जिसमें विदेशी मेहमानों की देखभाल तथा सुरक्षा संबंधी दायित्वों का निर्धारण किया गया है। कफाला का अरबी अर्थ होता है गारंटी देना या ध्यान रखना, केयर करना, है ना। कफाला का मतलब होता है क्या करना? केयर करना। कफाला, कफाला सिस्टम वहां पर है। तो कफाला सिस्टम कतर से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कतर द्वारा श्रम कानूनों में परिवर्तन किए गए हैं। क्या ये बिल्कुल सही है बात है? अभी हमने तो डिस्कस किया, सही है। और नए श्रम कानून नियमों में घरेलू कामगारों को सम्मिलित नहीं किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नए कानून बनाए गए हैं, पहले इसमें घरेलू कामगार सम्मिलित नहीं होते थे, लेकिन अब इनको क्या किया गया? इनको शामिल कर लिया गया। श्रम कानून से पहले बाहर रखा गया था, अब शामिल कर लिया गया है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023-24 तक किस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई ने 1 बिलियन टन ईंधन उत्पादन प्राप्त करने के लिए 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का निर्णय लिया है? तो कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है? तो ये कोल इंडिया है। 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश ये करेगी और 2023-24 तक सार्वजनिक क्षेत्र की ये इकाई 1 बिलियन टन ईंधन उत्पादन प्राप्त करेगी। कोल इंडिया, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। सरकारी स्वामित्व वाली ये कंपनी है। कोयले के उत्पादन में सालाना आधार पर अभी इसने बढ़ोतरी की है, 7.1% की वृद्धि दर्ज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, भारत ने समुद्री सुरक्षा और सहकारिता पर किस देश के साथ एक आभासी बैठक की? तो समुद्री सुरक्षा और सहायता पर भारत ने नाइजीरिया के साथ ये बैठक की है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और वहां के इनके समकक्ष यानी कि वहां के विदेश मंत्री जोफ्रे ओनेमा, इन्होंने एक साथ मिलकर आभासी बैठक की। और इस बैठक में समुद्री सुरक्षा और सहयोग में भारत नाइजीरिया द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की गई है, ठीक है ना। भारत नाइजीरिया का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है अफ्रीका में, और अफ्रीका में नाइजीरिया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व नारियल दिवस 2020 का विषय क्या है? जो विश्व नारियल दिवस है ये 2 सितंबर को मनाया जाता है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए,
2 सितंबर को मनाए जाने वाले जो विश्व नारियल दिवस की इस बार थीम रखी गई थी, दुनिया को बचाने के लिए नारियल में निवेश करें, है ना? अगर दुनिया को बचाना है तो नारियल में निवेश करें, ये इसकी थीम थी, है ना? नारियल दिवस दुनिया को ये समझाने के लिए मनाया जाता है कि गरीबी घटाने में नारियल की महत्वपूर्ण भूमिका है ना? खैर नारियल से बहुत लोगों को रोजगार मिलता है। साउथ में आप जाएंगे तो नारियल की चटनी, नारियल के का तेल उपयोग करके जो पकवान बनाए जाते हैं, और इन सब चीजों तो खैर अब जहां पर जो चीजें होती हैं उन पे लोग डिपेंड भी रहते हैं। अंतिम प्रश्न से पहले मैं आपको अपनी टीम का एक संदेश देना चाहता हूं। वो संदेश ये है कि अगर आप यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, आरओ का एग्जाम दे रहे हैं और अभी भी प्रैक्टिस आपने नहीं की है, तो 6307281212 नंबर पर व्हाट्सएप करके टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। उससे भी सरल उपाय बताऊं, आईएएस प्रेप एकेडमी का ऐप आप डाउनलोड कीजिए, और आईएएस प्रेप एकेडमी का ऐप ये कहां पर उपलब्ध है? प्ले स्टोर पर उपलब्ध होगा, है ना? गूगल का प्ले स्टोर, वहां पर आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद में वहां पर बहुत सारी चीजें हैं, उनको आप एक्सेस करिए। अगर कोई कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अंतिम कष्ट निवारण प्रश्न है, 7 साल में ग्रैंड स्लैम एकल मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो पहले भारतीय खिलाड़ी जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं, सुमित नागल, 7 साल में एक ग्रैंड स्लैम एकल मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। 23 वर्षीय ये खिलाड़ी हैं। यूएस ओपन टूर्नामेंट में दूसरे दौर में इन्होंने प्रवेश किया। उन्होंने पुरुष एकल के पहले दौर में संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्रैडली क्लेन को हराया है। तो ब्रैडली क्लेन का भी नाम याद रखिएगा, कभी कभी हारने वाले का नाम पूछा जाता है। अच्छा, हारने वाला हारता ना तो ये कैसे प्रवेश करते? तो हारने वाले का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो सुमित नागल 23 साल के हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं। इनका पूछा जा सकता है कि किस खेल से ये रिलेटेड है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग पढ़ते रहिए, खूब प्रैक्टिस करते रहिए, जितना ज्यादा क्वेश्चन देख पाइए अंत समय में यही करिए। करंट अफेयर को भी क्वेश्चन फॉर्म में पढ़िए, और मंथली करंट अफेयर जारी हो चुका है अगस्त का, उसको आप लोग देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।